हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह लेक्चर नंबर 12वां है। परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक का जो है सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। ठीक है, और यह ज्योग्राफी का मैं कह सकता हूँ जैसे चैप्टर नंबर 12 भी है। रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र के बारे में है। तो जो सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन नदियां हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं से संबंधित जो है रिवर सिस्टम के बारे में होगा। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा जो पेनिनसुलर रिवर के संबंधित है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो देखो, अगर आपने अभी तक प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। आप इस ऐप को डाउनलोड करके रखे रहना। जस्ट 1 वीक या 2 वीक का वेट करो आप, तो आपको यहाँ पर जो टेस्ट की है भरमार मिल जाएगी, एसएससी से रिलेटेड जो टेस्ट। ठीक है, 1 वीक से लेकर 2 वीक तक का आपको वेट करना है बस। ठीक है, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं लगभग 25 से 26 27 मई तक आपको जो यहाँ पर इतने सारे टेस्ट दे दूंगा कि आप खुद बोलोगे कि यार ये वाला ऐप डाउनलोड तो मैंने सही कर लिया था। तो थोड़ी सा वेट करना है। एसएससी और रेलवे के जो एग्जाम होंगे उनके लिए मैं इतने सारे आपको टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा नए पैटर्न के अनुसार, जो कि आपके लिए बहुत काम के लायक होंगे। थोड़ी सा वेट करना है बस। मैं मतलब थोड़ी सा और अन्य कामों में लगा हुआ हूँ और ये सीरीज चल रही है, इस वजह से थोड़ी सा ज़्यादा व्यस्त होता हूँ, क्योंकि प्रश्न बनाने पड़ते हैं और सारा कुछ पीपीटी वीपीटी बनानी पड़ती है, तो थोड़ी सा टाइम लग रहा है। बाकी आप थोड़ी सा वेट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। जीके फॉर ऑल एसएससी, जो भी एसएससी के एग्जाम होंगे उन सबके लिए हम जीके यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। जल्दी हमारी फैटमिन सीरीज भी आएगी, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेंगी, एक साथ पीडीएफ देंगे हम। अभी भी मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं ऐप पर एक साथ में अपलोड कर दूंगा, वहाँ आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ ऐप पे अपलोड हो गई है ये पीडीएफ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहा करो यार थोड़ी सा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां जो हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो अगर आपको चंबल नदी का अकेला पता है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। सो बेसिकली देखो, जैसे यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इस तरीके से होते हुए जाती है। ठीक है, और यहाँ से यमुना नदी निकलती है और इस तरीके से होते हुए यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो नदी है वो आती है, चंबल नदी आती है। ठीक है, तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी, किसकी, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, वहीं यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यमुना की जो लंबाई है वो 1370 किलोमीटर के आसपास है। कितनी, 1370 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और अगर यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की बात करें हम, तो यमुना की जो अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं जैसे चंबल हो गई, ठीक है, बेतवा हो गई, बेतवा है, इसके अलावा कैन है, और कौन सी नदी है, टोंस नदी है, और इसके अलावा कौन सी है, हिंडन नदी है। तो ये जो नदियां हैं प्रमुख नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं। आगरा और दिल्ली जो एक ऐसे शहर हैं जो कि यमुना के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में से एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय की सहायक नदियों जैसे श्योक नदी है, गिलगित नदी हो गई, सिलगर नदी हो गई, गास्टा नदी हो गई, द्रास नदी किस नदी प्रणाली में मिलती हैं और अंततः अटोक के पास कामल नदी के प्राप्त करती हैं। तो ऐसी नदी प्रणाली जहां पर देखो, अब यहाँ पर श्योक नदी आ जाती है, तो श्योक नदी जो है वो बेसिकली कहाँ से है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब ये सारी नदियां हैं जो जो श्योक है, गिलगित नदी है, तो ये बेसिकली सिंधु नदी तंत्र का सिंधु इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, सिंधु नदी प्रणाली का पार्ट है। ठीक है, सिंधु नदी के देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लो, तो सिंधु नदी की लंबाई जो है, सिंधु नदी की लंबाई तो कुल कितनी हो जाती है, 2880 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और इसकी अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो है वो 1114 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल जो कहाँ पे है, उद्गम स्थल बोखरचू हिमनद में है, बोखरचू हिमनद में है, हिमनद में है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, मानसरोवर झील के पास पड़ता है, मानसरोवर झील के पास पड़ता है, मानसरोवर झील के पास पड़ता है। ठीक है, और गिरती कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में गिरती है। तो यह जो बेसिकली अगर देखा जाए तो दो देशों के बीच में बहती है, भारत और चीन के 3 देशों के होकर बहती है, पहले चीन से निकलती है, फिर भारत होती आती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। और यह जो है यहाँ पर एक सिंगी खम्मन जो है, दो अलग अलग ग्लेशियर या कहें दो अलग अलग नदी प्रणाली है, जबकि बाद मिलने के बाद यह सिंधु नदी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और आता है पॉइंट, वो है यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कही जाती है।
अगर यहाँ पर देखा जाए बाएं तट की सहायक नदी और दाएं तट की सहायक नदी, तो ये थोड़ी सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है और रख लेना है। सहायक नदियां में सहायक नदियां, और सहायक नदियों में कौन कौन सी, बाएं तट की और दाएं तट की। तो बाएं तट से सहायक नदियां, बाएं तट से, अब बाएं तट से जैसे बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर, तो जैसे झेलम नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है। अब यहाँ पर थोड़ी सा देखना, अभी मैं बताऊंगा आपको। रावी, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज, तो ये पांच नदियां पहले डायरेक्टली इससे नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे झेलम नदी है पहले, तो झेलम नदी क्या करती है, जब यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये जाके चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी जो है वो किस में मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है सतलज में। सतलज नदी जो है ये यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से ब्यास नदी निकलती है, ब्यास नदी से जो है वो रावी नदी यहाँ आके मिल जाती है, यहाँ से रावी नदी भी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए तो दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सियोक नदी है, ठीक है, इसके अलावा गिलगित नदी है, गिलगित, और कौन सी नदी है, काबुल, और गोमल नदी है, कोमल नदी है। ठीक है, और इसके अलावा कह सकते हैं सिंधु जल संधि समझौता जो हुआ था 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में, विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी नदी के उत्तर में जो है वो वूलर झील जो है वो गिरती है और फिर बारामूला में प्रवाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो वूलर झील में गिरती है और फिर बारामूला में प्रवाहित करती है, तो ऐसी नदी का नाम जो है वो है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी है। झेलम नदी जो है यहाँ पर जो वूलर झील है, वूलर झील है, इसमें गिर जाती है। तो यह वूलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़े, सबसे बड़े या बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यहाँ पर मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो इस वजह से है। और फिर यह है बेसिकली कहाँ पर, बारामूला यानी कि जम्मू कश्मीर का शहर है, जो कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और वहां पर प्रवेश कर जाती है। अब इसका अगर पुराना नाम है, तो पुराना नाम, प्राचीन नाम जो ऋग्वेदिक काल में था, तो झेलम को क्या बोला जाता था, वितस्तता बोला जाता था, वितस्तता। इसके बीच में एक युद्ध भी हुआ था, उस युद्ध का नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो युद्ध का नाम क्या कहा जाता था। इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, लेकिन एक नाम और है, वो है हाई। अब बाकी आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको याद करवा दिया कि हाई ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, और एक किस किस के बीच में हुआ था वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, कौन सी नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। तो जैसे बेतवा नदी तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। लोहित और दिबांग जो है, लोहित और दिबांग एक किसकी सहायक नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र की हैं। इसमें से कौन सी नदी बचती है, तो सियोक नदी है जो वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सियोक नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो रिमू हिमनद है। क्या है, रिमू हिमनद है, रिमू हिमनद है। ठीक है, और लोहित और दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है, बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गंगा नदी के बारे में सही नहीं है, तो उसने सही नहीं है पूछा है, यानी कि गलत कथन पूछा है। क्या पूछा है, गलत कथन पूछा हुआ है, गलत कथन पूछा हुआ है। तो अब इसके बारे में आपको गलत कथन बताना है कि, तो एक एक करके पढ़ते चलो और फिर बताते चलो। जैसे इसमें पूछा हुआ है, गंगा नदी और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है, नदी डॉल्फिन, ऊद बिलाव और मीठे पानी के कछुए और घड़ियाल जैसे अद्भुत वन्यजीवों का समर्थन करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है, एकदम सही है। ठीक है, मीठे पानी के कछुए भी यहाँ पे मिलते हैं और घड़ियाल भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, भारत में गंगा नदी जो है वो 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी और यह दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला नदी बेसन है, एकदम सही है ये वाला। गंगा नदी का जलस्तर कभी भी मानसून और हिमालय जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी भी मानसून और जलवायु हिमालय परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है बिल्कुल भी है। ठीक है, क्योंकि देखो निर्भर करता है, अगर देखा जाए तो निर्भर करता है, मानसून पर भी निर्भर करता है और हिमालय की जलवायु परिस्थितियों पर तो बिल्कुल भी निर्भर करता है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो पूरी तरीके से निर्भर देखा जाएगा। अब नेक्स्ट पूछा है, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो एकदम सही है। तो ये वाला सही है, तो इसका गलत आंसर कौन सा होगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड के किस जिले में रामगंगा नदी दूधा तोली पर्वतमाला से निकलती है। उत्तराखंड किस जिले से जो है रामगंगा नदी पूछा है इसने। रामगंगा नदी जो है वो बेसिकली सहायक नदी है। ठीक है, अब रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, किसकी, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो इसके बारे में कहाँ से निकलती है, तो ये रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड के
कहाँ से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल जिले के, पौड़ी गढ़वाल जिले में, पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल जिले के, पौड़ी गढ़वाल जिले के, गढ़वाल जिले की दूधा तोली, दूधा तोली पर्वतमाला से होता है, पर्वतमाला से, दूधा तोली पर्वतमाला से। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर है। ठीक है। वहीं पर देखो, गंगा नदी की जो है बाएं तट की सहायक नदियों के नाम आपको जानने हैं। कई बार देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सीक्वेंस में पूछता है कि यहाँ से जैसे गंगा नदी निकलती है, तो देखो यहाँ पर जो है रामगंगा नदी है। कौन सी है? रामगंगा नदी है, मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो आती है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर लेक से निकलती है। ठीक है, फिर यहाँ से आती है घाघरा, घाघरा नदी, घाघरा नदी। और फिर इसके बाद आती है गंडक। कौन सी? गंडक। और इसके बाद आती है कोसी, गंडक के बाद कोसी। और कोसी का जो उद्गम स्थान है वो है गोसाई धाम। और इसके बाद नदी आती है, वो आती है महानंदा, महानंदा। तो इस तरीके से याद करने ला है आपको। ठीक है, सारी नदियों के नाम। अब वहीं पर देखो दाएं तट की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो दाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं तो ये यहाँ पे आती है सबसे पहले। यहाँ पर है यमुना, यहाँ नहीं मतलब लगभग अगर देखा जाए तो यमुना यहाँ के आसपास मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यमुना। ठीक है, और फिर इसके बाद आती है तमसा, तमसा। और इसके बाद सोन नदी आती है यहाँ पर, सोन नदी आती है। तो ये सारी नदी हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये सारी नदियाँ के नाम आपको याद रख लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तिब्बत में जो है किस नदी को सिंगी खम्मन कहा जाता है? तो सिंगी खम्मन जो है, अभी मैंने आपको सिंगी खम्मन के बारे में थोड़ी सा बताया हुआ था। सारी जानकारी मैं कई बार इसलिए नहीं बताता हूँ वो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसके बारे में पहले से ही अवेयर हो जाओगे। हालांकि उसका डिस्कशन हो ही जाना है पहले, तो इसलिए मैं क्यों ही पहले बताऊँ। अब जो सिंगी खम्मन, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शेर का मुंह, शेर का मुंह होता है इसका अर्थ। ठीक है, शेर का मुंह। तो इसका जो संबंध है वो बेसिकली किससे संबंध है? सिंधु नदी से है। सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्मन कहा जाता है। उसकी सहायक नदियों में मैंने जैसे बताया हुआ था, झेलम है जिसको बेतस्ता कहते हैं, जिसका उद्गम स्थल है बेरीनाग है, और पुराने अवस्था में बल रखती है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि जैसे चिनाब नदी है जिसको अस्किनी कहा जाता था या चंद्रभागा कहा जाता था। कौन सी नदी? चिनाब। चिनाब को क्या कहते हैं? अश्किनी नदी कहा जाता है, अस्किनी या चंद्रभागा, चंद्रभागा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है चिनाब नदी का वो है बारलाचा दर्रा है। वहीं सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है चिनाब नदी। सिंधु नदी की, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर लेना है आपको। और भी है इसमें सारे, मतलब मैं बार बार पॉइंट नहीं बताऊंगा। जैसे ब्यास नदी है तो ब्यास नदी को क्या कहा जाता है? विपाशा कहा जाता है, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। और इसका जो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा है। और ये ब्यास नदी ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश ही नहीं करती है। साथ ही सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी को क्या है? सतुद्री कहा जाता है, सतुद्री कहा गया है। ठीक है, और राक्षस ताल लेक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो गंगा नदी के मार्ग में नहीं आता है? तो ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा नदी के मार्ग में नहीं आता है? तो आपको बताना है गंगा नदी के मार्ग में नहीं आता है। अब गंगा नदी के मार्ग में कौन सा नहीं आता है? तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो प्रयागराज जो है, प्रयागराज तो वैसे भी संगम स्थल है, यहाँ पर संगम ही है, यहाँ तो निकलता है। कानपुर जो है तो ये भी बिल्कुल है। ठीक है, कानपुर 100% है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है और गंगा के जो कह सकते हैं पश्चिम पूर्व में बसा हुआ है। इसके अलावा जो है पटना भी है यहाँ पर, तो पटना भी आ जाता है और कानपुर भी आता है, लखनऊ बसता है। ठीक है, तो लखनऊ जो है वो इसमें नहीं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित, गोमती नदी के किनारे स्थित। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है उसकी सहायक नदी का जोड़ा गलत है? सहायक नदी का जो है वो जोड़ा गलत है। आपको ये बताना है कि सहायक नदी कौन सी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो यमुना नदी है जो, तो यहाँ से यमुना नदी जो है वो टोंस नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी है, 100% सही है। ठीक है,
यहाँ पर जो है गोदावरी नदी है, यहाँ पर मंजरा जो है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, गोरी का है जो मंजरा कह सकते हैं सहायक नदी है 100%। ठीक है, और इसने पूछा है सिंधु जो है वो झेलम जो है 100% सहायक नदी है। चंबल जो है वो राप्ती सहायक नदी नहीं है। ठीक है, राप्ती जो है चंबल की नहीं बल्कि किसकी सहायक नदी है, राप्ती जो है वो है घाघरा की सहायक नदी है। इसकी है घाघरा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए तो शारदा जो नदी है एक गौरी गंगा भी कहा जाता है, जो भी घाघरा की सहायक नदी है। और इसका जो घाघरा का उद्गम स्थल है वो है मिलाम हिमनद है, मिलाम हिमनद है, हिमनद है, मिलाम हिमनद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। किस नदी की सहायक नदियां जो है मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण है। अब यहाँ पर एक नदी का नाम आ गया है जिसके माध्यम से आपको हो सकता है कि आप आंसर आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जो 100% मुझे लगता है कि ढूंढ लेना चाहिए। यहाँ पर आ गया दामोदर का नाम, इसका दामोदर का। अब दामोदर जो है वो देखो गंगा जो है, गंगा बेसिकली क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। गंगा जो नदियाँ फरक्का में, फरक्का एक स्थान है, तो फरक्का में जाकर दो स्थानों में बट जाती है, फरक्का में जाकर दो स्थानों में बट जाती है। और जैसे ये नदी जा रही होती है फिर एक इस तरीके से और एक इस तरीके से ले जाती है। तो यह जो है यहाँ पर पद्मा बोला जाता है, इसको पद्मा टाइप का बोला जाता है कुछ। ठीक है, और यहाँ पर जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है इसको हुगली। ठीक है, तो दामोदर नदी है जो वो हुगली की सहायक नदी है, किसकी, हुगली की सहायक नदी है। बेसिकली इसको अगर जनरली तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिकली गंगा की भी है, लेकिन हम कह सकते हैं हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो यहाँ फरक्का था। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है यहाँ पर फरक्का समझौता हुआ था 1977 में, इसी को लेकर एक समझौता हुआ था 1970 में लेकर। ठीक है, और एक कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है जो भागीरथी यानी कि हुगली और तंत्र के बीच में सबसे लंबा जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो ऐसी नदी का नाम बताना है आपको जो देखो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, कुल्लू से निकलती है। अभी देखो हाल ही में उस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी और भूस्खलन भी उसकी वजह से हुआ था काफी सारा। तो ऐसी नदी का नाम है रावी नदी है, और हालांकि ब्यास में भी सेम चीज घटना घटित हुई थी। अब रावी नदी है जो ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम से उद्गम होता है इसका, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, रोहतांग दर्रे के पश्चिम में उद्गम होता है, पश्चिम में उद्गम होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की जो है चंबा घाटी से होकर यह बहती है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है, चंबा घाटी से होकर बहती है, होकर बहती है। ठीक है, और यह जो एक प्रकार से कह सकते हैं सिंधु की सहायक नदी भी है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका रावी का कई बार प्राचीन नाम पूछा जाता है, ऋग्वैदिक नाम तो है इसका नाम, ऋग्वैदिक नाम जो है वो पुरुषणी था, पुरुषणी था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसे सिंहफाड़ नदी भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक और देखा जाए तो सिंधु की एकमात्र सहायक नदी ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी एकमात्र सहायक नदी का नाम बताना है आपको जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, वो आपका नाम बताना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। सेम क्वेश्चन, बस शहर अलग 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 दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक एक करके शहर बता दो। देखो जैसे कानपुर के बारे में हम बता चुके थे कि ऑलरेडी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा, तो जैसे वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब फाफा मऊ जो है, फाफा मऊ पता नहीं क्या नाम है, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ फाफा मऊ। ठीक है, तो फाफा मऊ जो है अब जो भी छोड़ दो इसको, पता नहीं। ठीक है, ये छोटा मोटा शहर होगा कोई, पता नहीं है, बड़ा शहर होगा फाफा मऊ। तो ये भी गंगा किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो हजारीबाग है, जो हजारीबाग यहाँ पर स्थित नहीं है, हजारीबाग तो वैसे भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो एक कोनार नदी या कहें कोनार नदी, नदी है जो कि दामोदर की सहायक नदी के किनारे स्थित है, दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी। ठीक है, कोनार नदी इसके किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। तो भूटान से होकर ऐसी कौन सी नदी है जो आती है बाद में और ब्रह्मपुत्र की सहायक है।
तो ऐसी नदी जो है वो बांगचू नदी है। कौन सी है? बांगचू नदी। बांगचू नदी, बांगचू नदी को बेसिकली क्या कहा जाता है? तो रेड डक भी कहा जाता है इसको, रेड डक नदी कहा जाता है, ठीक है, रेड डक नदी भी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? चेमयांगदोंग ग्लेशियर है। कौन सा है ब्रह्मपुत्र का नदी का उद्गम स्थल? तो चेमायुंग डोंग, चेमायुंग डोंग, या कहें आंगशी हिमनद है, आंगशी हिमनद है, आंगशी हिमनद है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है तो 2900 किलोमीटर के आसपास लंबाई है, 2900 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। और भारत में जिसकी लंबाई है वो है 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसके अलावा यार इसको तिब्बत में सांगपो नदी भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जो है जमुना कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पाकिस्तान की किस नदी पर डायमर भासा बांध का निर्माण हुआ है? डायमर भासा बांध का निर्माण हुआ है वो आपको बताना है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो ऐसी नदी का आपको नाम बताना है, डायमर भासा। तो एकमात्र ऐसी नदी होगी वो है सिंधु नदी, क्योंकि एक तो सिंधु नदी में जो डायमर ऐसे बांध का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ भी संभावना रहती है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर डायमर भाषा बांध का निर्माण हुआ था। और यह बांध जो है पाकिस्तान में जो है, कहाँ पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर स्थित है, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर, बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है, ठीक है। और यह पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ, सिंधु नदी जल का समझौता भी हुआ था 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय की बर्फ से पोषित स्नोफेड नदी है? तो ऐसी नदी का नाम आपको बताना है कि स्नोफेड नदी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी हैं, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली सही नहीं होगा, तो कौन सी हो जाएगी? ये बर्फ से पोषित है वो है यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, किस हिमनद से निकलती है? तो यमुनोत्री जो है ये यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और यह हिमपात पोषित नदियों में से एक प्रकार से नदियां है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब जैसे हिमालय की नदियां जैसे देखा जाए तो तीन प्रमुख नदियां, चार प्रमुख नदियां हो जाएंगी हिमालय से निकलने वाली, ठीक है, जो जैसे गंगा है, यमुना है, इसके अलावा सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। तो ये चार इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और हिमालय नदियां जो बेसिकली क्या होती हैं, 12 मासी होती हैं और पूरे वर्ष जल प्रवाह होता रहता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 16। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बरवा में यू टर्न लेने के बाद किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यू टर्न लेने के बाद यानी कि सिंटेक्सियल वेंड है, यहाँ पर एक सिंटेक्सियल वेंड है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आती है, ठीक है, और यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से एकदम से नदी घूम जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल वेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल वेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जब यू टर्न होता है तो जो डायरेक्ट किस राज्य में प्रवेश करती है, भारत की किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऐसा जो राज्य का नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश, का नाम है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? श्यांग नदी कहा जाता है, श्यांग या दिहांग, या दिहांग नदी कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है इसको, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कह सकते हैं सिंधु जो है गंगा, और इसके अलावा कह सकते हैं दक्षिण की ओर मूर्ति है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल आप बताइए। तो अभी अभी मैंने बताया हुआ था, तो उसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि कौन सा हुआ था। तो 116 का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उसका नाम जरूर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो भारत और उसको जोड़ता है? तो ये थोड़ी सा करंटली कई सारे बार चलने वाला क्वेश्चन भी है। तो ऐसे जो द्वीप है, या कह सकते हैं ऐसा जो सेतु है, तो उसको क्या कहा जाता है? एडम्स सेतु कहा जाता है, राम सेतु भी कहा जाता है, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है इसको भारत के जो रामेश्वर द्वीप है और पवन द्वीप है तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। तो कह सकते हैं इसमें रामेश्वर द्वीप, रामेश्वरम द्वीप
या पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप जो कि कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, को श्रीलंका से जोड़ता है, श्रीलंका से जोड़ता है, श्रीलंका से जोड़ता है। वहीं पर कह सकते हैं पाक जलडोनू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। महात्मा गांधी जो है सेतु बिहार में जो है गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पर एक और है, कह सकते हैं भूपेन हजारिका सेतु है, जो भूपेन हजारिका सेतु कहाँ है, असम में जो है लोहित नदी पर स्थित है, असम में लोहित नदी पर स्थित है, लोहित नदी पर स्थित है, असम में लोहित नदी पर स्थित है। और यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। और सिस्सेरी नदी सेतु जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सिस्सेरी नदी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको व्यवस्थित करते चलना है एक एक करके। तो देखो उत्तर यहाँ है, ठीक है, तो पहले कौन सी आएगी, तो पहले यहाँ पर आती है सिंधु नदी, ठीक है। फिर इसके बाद जो नदी आती है सिंधु के बाद आती है झेलम, झेलम। और झेलम के बाद जो आता है तो चिनाब, चिनाब के बाद जो आता है वो है रावी, चिनाब के बाद रावी। और रावी के बाद जो आता है ब्यास, ब्यास के बाद आता है सतलज। अब मिला लो एक एक करके। तो इसने पूछा है सबसे पहले आएगा सिंधु, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो सिंधु है। फिर इसके बाद आएगा झेलम, अब झेलम यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है। फिर आएगी चिनाब, तो रावी दिख रहा है यहाँ पर, ये कट जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, तो टी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। चिनाब, सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है वो किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है। तो अगर देखा जाए, अगर आप मैप देखोगे तभी ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे आपसे। तो अगर इसका डायरेक्टली आंसर बताया जाए तो इसका है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, 30 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक है। और नदी बेसन जो है वो बेसिकली किसी नदी और सभी सहायक नदियों द्वारा विकास किया जाता है एक प्रकार से। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए एक नदी है और इसकी ये सहायक नदियां हैं तो ये वाले नदी बेसन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर मान लो एमपी है, ठीक है, यहाँ पर यूपी है और यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर नदी बह रही है ये बेसिकली कहाँ है, महाराष्ट्र है। तो अगर देखा जाए तो एक्स नदी का, मान लो एक्स नदी का उद्गम स्थल जो है वो यहाँ पर यूपी, राजस्थान और एमपी में भी इसका एक प्रकार से कह सकते हैं बेसिन है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से व्याख्या की जाती है बेसिन की, ठीक है, कि जो नदी बेसिन है किसी नदी और उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा जल निकास किया जाने वाला जो है संपूर्ण क्षेत्र बेसिन कहा जाता है, नदी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। और गंगा नदी जो है वो भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, जो बेसिकली कहाँ पर गंगा नदी का 8,60,000 के आसपास फैला हुआ है, 8,60,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, ये 11 राज्यों में फैला हुआ, 11 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो गंगा नदी का जो है मैदानी क्षेत्र वो है किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो बेसिकली ये दो नदियों के बीच में फैला ही होता है, 100% फैला होता है। तो ऐसी दो नदियों का नाम बताना है आपको। तो गंगा नदी जो है वो बेसिकली दो नदियों के बीच में है, कौन कौन से, एक तो घाघर और दूसरा है तीस्ता। तीस्ता जो है नदी वो बेसिकली आसपास से निकलती है, सिक्किम के आसपास से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा जो है जो संगम से बने प्रयाग हैं, और अलकनंदा और धौली गंगा है जो विष्णु प्रयाग पर, और अलकनंदा और नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग पर, और अलकनंदा और यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सीधा मैप ही बना देता हूँ, मैं अवॉइड कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये है अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, तो अलकनंदा और यहाँ पर धौली गंगा, ये कौन सी है, धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा यानी कि विष्णु प्रयाग, क्या है, विष्णु प्रयाग, यहाँ पर विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा, नंद प्रयाग आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी पिंडारी नदी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो आ जाएगा आपका मंदाकिनी नदी आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी आपकी भागीरथी नदी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, और यहाँ पर ये भागीरथी, भागीरथी, जहाँ भागीरथी मिलती है वहाँ पर देवप्रयाग,
और जहाँ पर मंदाकिनी मिलती है वहाँ पर रुद्रप्रयाग, ठीक है। और जहाँ पर जो यहाँ पर पिंडारी नदी मिलती है, ठीक है, तो पिंडारी नदी पे जहाँ मिलती है वहाँ पर कर्णप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है वहाँ पर नंदप्रयाग, ठीक है। और जहाँ पर धौली गंगा मिलती है वहाँ पर विष्णुप्रयाग कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा और तीस्ता सही आंसर हो जाएगा। गंगा और तीस्ता नहीं, घगर और तीस्ता सही हो जाएगा। घगर और तीस्ता सही आंसर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा नदी बेसिन जो है 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। अभी अभी जस्ट मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि ऐसा सबसे बड़ा बेसिन है जो, वो है गंगा नदी बेसिन। कौन सा है? गंगा नदी बेसिन है, ठीक है, जो 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। 11 भारतीय राज्यों के नाम थोड़े से जान लो। उत्तराखंड है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? हरियाणा आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश आता है। और इसके बाद कौन सा आता है? तो दिल्ली आता है, दिल्ली आता है। और फिर इसके बाद आता है बिहार। और इसके बाद आता है झारखंड, झारखंड। और फिर इसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान। और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। और फिर इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। और फिर 11वें नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद कर लेना है आपको, 11 राज्यों को, नामों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश के मऊ पठार के पास से निकलती है। तो मऊ के आसपास कौन सी नदी निकलती है? मऊ के पठार। मऊ एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हमारे जो संविधान निर्माता है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मऊ में, ठीक है। तो चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो मऊ के पठार से होता है। कौन से? मऊ के पठार से होता है, मऊ के पठार से होता है, पठार से होता है, ठीक है। और यह जो है यमुना की सहायक नदियों में से एक है। यहाँ पर एक और फेमस है, अवनलिका अपर्दन बहुत फेमस है चंबल नदी में। अवनलिका अपर्दन, कटाव बहुत ज्यादा होता है मिट्टी का, तो अवनलिका अपर्दन होता है, अवनलिका अपर्दन होता है। और यह जो है बेसिकली किसके लिए? घड़ियालों के लिए भी जानी जाती है। तो यह जो है घड़ियालों के लिए भी जानी जाती है, घड़ियालों के लिए भी जानी जाती, के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप जो है वो आपको बताना है। बेसिकली मयूर द्वीप है, या माजुली द्वीप भी एक अलग कहा जाता है, नेम है, ठीक है। तो मयूर द्वीप जो है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा एक और द्वीप है यहाँ पर, जो नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। और ये दोनों कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? असम में स्थित हो जाएंगे। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप में से एक है, माजुली नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की जो, अगर सहायक नदियों के बारे में थोड़ी सा देख लें हम, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की जैसे बाएं तट की सहायक नदियाँ देख लो सबसे पहले। तो बाएं तट में कौन सी सबसे पहली नदी आती है? बाएं तट की सहायक नदियों में से एक, तो जैसे यहाँ पर आती है लोहित नदी, लोहित। फिर इसके बाद आती है धनसिरी, ठीक है। और वहीं पर दाएं तट की नदी देखो आप, यहाँ पर दाएं तट की नदियों में देखा जाए तो दिबांग नदी आती है, कामेंग नदी आती है, कामेंग नदी आती है, मानस नदी आती है। इसके अलावा तीस्ता नदी आती है। और इसके अलावा सुबनसिरी नदी आती है, सुबनसिरी नदी आती है। और बांगचू नदी भी आती है, बांगचू नदी भी आती है, ठीक है। जो बांगचू नदी है वो भूटान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली रिज जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है? तो दिल्ली रिज के बारे में बताना है आपको, ऐसी कौन सी दो नदियों के बीच में जल विभाजक के तौर पे कार्य करता है। तो दिल्ली रिज क्या है? एक प्रकार से मतलब दिल्ली रिज या कहें जल विभाजक जो है एक प्रकार का ऊंचा भाग होता है, ठीक है। एक प्रकार का जो है जल विभाजक जो है, ठीक है, ऊंचा भाग होता है, ऊंचा भाग है जल विभाजक, जो है ऊंचा भाग है एक प्रकार का, ठीक है। तो ऐसा जो क्षेत्र है जो दो जल निकास जो है, जो जल निकास विवेचन क्षेत्र हैं उनको विभाजित करता है, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो और भी अन्य विभाजक क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करता है।
सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। अम्बाला क्षेत्र है जो सिंधु और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है। और दिल्ली जो है जो वो गंगा और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है, गंगा और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है। तो बी और सी भी हो जाएगा इसका तो, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लो कौन सा सही है, ठीक है। बी भी हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, दोनों सही आंसर हो सकते हैं, गंगा और इंडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपको मुहाना बताना है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखो ऐसी नदी आपको बताना है। एक तो देखो कर्क रेखा जो है वो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से गुजरती है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखो अधिकतर नदियों का जो है निकास स्थल जैसे गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, और यहाँ पर जो अधिकतर नदियाँ हैं वो इनका यहाँ पर ही उद्गम स्थल है, या यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ मुहाना है जो वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसने पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यहाँ पर जो नदी आती है वो एक ही बसती है, तो वो यहाँ पर गिर चुकी होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर गिर चुकी होती है। तो ऐसी नदी का नाम बताओ, तो ऐसी नदी जो है वो सिंधु नदी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर महानदी तो बिल्कुल नहीं, सिंगस्टा नदी भी नहीं है, गोदावरी नदी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से। भारत ने 1996 में जो है गंगा के जल के बंटवारे के लिए फरक्का संधि किस पड़ोसी देश के साथ की हुई थी। अभी अभी मैंने बताया हुआ था, फरक्का जल समझौता जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था, इसके साथ बांग्लादेश के साथ हुआ था। और इससे पहले जो है 1970 में भारत बांग्लादेश के बीच में समझौता हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। अब फरक्का संधि जो है 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जल के भूगर्भ में रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल में जो है भूगर्भ के रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंतःस्रवण, पुनर्भरण, भंडारण या वाष्पीकरण। तो ऐसी जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो इनको ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसाव की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं इसको, अंतःस्रवण कहा जाता है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर देखा जाए तो जल चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे जिनका नाम मैंने आपको पहले तो नहीं बताया होगा, लेकिन जैसे बाष्पीकरण हो गया, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन हो गया, संघनन हो गया, वर्षण हो गया, वर्षा हो गया, हिमपात हो गया, सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भाखड़ा नागल परियोजना की जो नहर प्रणाली को पानी देने वाली सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो भाखड़ा नागल परियोजना के संबंध में जो है उस सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है वो बताना है आपको। तो ऐसी जो सहायक नदी है वो है सतलुज। भाखड़ा नागल परियोजना में जो है कह सकते हैं कि सतलुज नदी है। कौन सी है, सतलुज नदी है, ठीक है। और सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध हुआ बना हुआ है। और अगर इससे संबंधित हम देखते हैं तो ये है जो बेसिकली भाखड़ा नागल बांध कब बना हुआ था, ये पहली पंचवर्षीय योजना बनी हुई थी, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग बांध है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध है जो, तो दो अलग अलग बांध है। देखो नागल जो है, नागल बांध जो है वो बेसिकली कहाँ पर स्थित है, नागल बांध जो है वो पंजाब में स्थित है, ठीक है। और भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में जो है सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है, ठीक है। और इसके अलावा विश्व का जो सबसे लंबा बांध जो है, सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा, सबसे लंबा, तो विश्व का सबसे लंबा जो है वो है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जब नदियां जो है सभी दिशाओं में एक झील या अवनमन में पानी छोड़ती हैं तो इस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है। तो जैसे कोई नदी है या झील है अवनमन में तो एकदम से पानी छोड़ती है तो इस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, इसने ये पूछा हुआ है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे एक कोई झील या गड्ढा है, जैसे एक गड्ढा है, ठीक है, या झील है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है केंद्रीय झील है और यहाँ पर कई सारी नदियां आके यहाँ पर अपना अपना पानी फेंक दे रही हैं, ठीक है। तो सभी नदियां जो है सभी दिशाओं से आती हैं और एक केंद्र जल या गड्ढे में जो है जल निकास कर देती हैं, तो सारी नदियां यहाँ पर जल छोड़ दे रही हैं, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, केंद्राभिमुख कहा जाता है, केंद्राभिमुख या सेंट्रीपिटल कहा जाता है। जल निकास एक प्रकार का प्रतिरूप है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो अलग अलग भी होते हैं, जैसे वृक्षाकार होता है,
पृथ्वी की पेड़ के शाखाओं का समान दिखाई देता है, ठीक है, और सबसे सामान्य प्रतिरूप में से एक है। अतः जालिका जो आता है सहायक नदियों पर समकोण मिलती है, और आर्य त्रिज्यीय जो है और भी अलग अलग अनेक प्रकार के हैं, कई सारे हैं, ठीक है। तो उनके नाम आपको जरूरी नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, डी जो है वो बेंगलुरु से नई दिल्ली तक सबसे छोटे मार्ग से रेल यात्रा करता है, निम्न में से कौन सी नदी इस यात्रा के दौरान पार नहीं करेगी? तो बेंगलुरु से जो है नई दिल्ली तक सबसे छोटा मार्ग है, ठीक है। अब सबसे छोटा मार्ग वो देखना है आपको कि कौन सा पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटा मार्ग बेंगलुरु से नई दिल्ली के तक सबसे छोटे मार्ग से रेल यात्रा करता है, कौन सी नदी जो है इस यात्रा के दौरान नहीं पार नहीं करेगी? तो अगर देखा जाए इसने नई दिल्ली स्टेशन के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। अब जो नई दिल्ली स्टेशन है, ठीक है, नई दिल्ली स्टेशन, ठीक है, अब यहाँ पर नई दिल्ली स्टेशन से पहले ही या कहें पुरानी दिल्ली स्टेशन, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर पुरानी दिल्ली स्टेशन है, ठीक है, यहाँ कहीं पे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे नदी बहती हुई निकलती है बगल से, ठीक है, और नई दिल्ली उसके पहले पड़ता है, ठीक है। नई दिल्ली दूर होता है, तो नई दिल्ली कह सकते हैं यमुना पहुंचे बगैर ही, यमुना पहुंचे बगैर ही नई दिल्ली पहुंचा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यमुना, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा से आप और आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, गोदावरी से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कृष्णा नदी से भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाएं और सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पर देखो सब कुछ जल निकासी प्रतिरूप दिए हुए हैं, उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, कौन किस में जुड़ रहा है। आप यहाँ पर देख लो, एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो जैसे अनुगामी है, जो अनुगामी या कहें कॉन्सिक्वेंट है जो, ठीक है, तो यह जो है जिसका जो है एक मार्ग बिना किसी स्पष्ट कारण के तय होता है, तो इसको अनुगामी कहा जाता है। तो ए का दूसरा आ जाएगा आपका, ए का दूसरा आ जाएगा, ठीक है। जब ए का दूसरा आ गया आपका, तो ए वाला भी सही हो सकता है, ए वाला भी सही हो सकता है, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो, परिणामी जो है, तो परिणामी जो है एक प्रकार का ऐसे हो सकता है परिणामी। तो परिणामी क्या होना चाहिए आपका? आ, परिणामी जो है जिसकी दिशा जो है भूमि के मूल ढलान द्वारा निर्धारित होती है, जिसकी दिशा जो है भूमि की मूल ढलान द्वारा निर्धारित होती है, तो बी का जो है वो चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी का पहला उत्तरवर्ती जो है, उत्तरवर्ती जो है जिसका प्रवाह जो दिशा चट्टान संरचना द्वारा नियंत्रित होता है, और पुनः आगामी ऐसा होता है जो निर्धारित होता है एक प्रकार से, किससे निर्धारित होता है? डी नंबर। तो डी जो है वो तीसरा है इसका, जो परिणामी नदी की दिशा में भी बहती लेकिन निचले स्तर पर होता है, ठीक है, इसको पुनः आगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मणिपुर में जो है बराक नदी जो है, बराक की सहायक नदी कौन सी है? तो बराक की सहायक नदी बताना है आपको। तो ऐसी जो है नदी, अब देखो यहाँ पर जो सुबनश्री है, धनश्री है जो, ठीक है, सुबनश्री और धवनश्री है जो है, ये बेसिकली किसकी सहायक नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र की नदी है, सुबनश्री और धनश्री, ठीक है। और मानस नदी है जो, वो ब्रह्मपुत्र की दाएं तट में सहायक नदी है, दाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है। और जो बेसिकली कहाँ से आती है मानस नदी? भूटान से आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ढालेश्वरी नदी है जो, वो बेसिकली इसकी बराक नदी की सहायक नदी में से एक है। ये थोड़ी सा क्वेश्चन ऐसे है, अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो कुल मिला के आपको छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको सामान्य तौर पर पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने सहायक नदियों की सहायक नदी थोड़ी नहीं पढ़ी है। बराक पूछ लिया आपने कि बराक किसकी सहायक नदी है, लेकिन अब एक किसकी सहायक नदी है वो तो नहीं है आपको पता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको छोड़ना भी बेहतर हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु नदी जो है वो बेसिन जो है किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? ठीक है, तो आपको किस क्षेत्र तक बताना है, वो सारे बताने हैं आपको, ठीक है। दो यहाँ पर देखा जाए तो लद्दाख तो 100% ही होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा, ठीक है, और पंजाब भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है राजस्थान और हरियाणा भी इसमें है, राजस्थान भी और हरियाणा भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो देखो यहाँ पर सिंधु नदी की कुल लंबाई मैंने आपको बताई हुई थी 2880 किलोमीटर है, और उसमें से 1114 किलोमीटर ऐसी है जो कि भारत में है। यह 3 देशों से गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है गंगा नदी के किनारे पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो शहरों का सही क्रम क्या होगा? कोई व्यक्ति जो है गंगा नदी में, जो है गंगा नदी के किनारे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर, इस साइड से जैसे ये पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर सफर कर रहा है, ठीक है। जब पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर सफर कर रहा है तो कौन कौन से शहर आएंगे और किस तरीके से आएंगे? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगा आपको कानपुर, क्या पड़ेगा? कानपुर। अगर आप दिल्ली से कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कानपुर पड़ेगा, ठीक है। कानपुर के बाद देखो यहाँ पर पड़ेगा आपको प्रयागराज, क्या पड़ेगा?
प्रयागराज पड़ेगा, कानपुर के बाद प्रयागराज, ठीक है। इसके बाद आपको पड़ेगा पटना, और पटना के बाद पड़ेगा आपको भागलपुर। भागलपुर, अगर आप लोग इस रूट में जाते होंगे तो उनके लिए फायदेमंद क्वेश्चन था, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जल निकासी प्रतिरूप की पहचान करें। तो जल निकासी प्रतिरूप की पहचान करना है, यह नदियों और उनकी सहायक नदियों का सबसे सामान्य प्रतिरूप है। इसने पूछा जल निकासी प्रतिरूप की पहचान करना है, फिर बताना है कौन सा प्रतिरूप की इसमें विशेषताएं बताई गई हैं। तो यह नदियों और उनकी सहायक नदियों का सबसे सामान्य प्रतिरूप में से एक है, ठीक है। तो एक सामान्य प्रतिरूप में से एक है। अब जो सामान्य सबसे प्रतिरूप क्या होता है, जैसे एक नदी है, ठीक है, तो एक नदी जा रही है, ठीक है। अब इसमें से एक सहायक नदी आ रही है, फिर दूसरी सहायक नदी आ रही है, फिर एक और आ रही है, फिर इसमें से एक सहायक नदी आ रही है, फिर एक आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी होती है, फिर एक नदी यहाँ से जुड़ रही है, सेम तरीके से एक यहाँ से इसमें आई, एक इसमें आई, एक इसमें आई, एक इसमें आई, ठीक है। अभी किस भांति दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है वृक्ष की भांति, जिससे एक बरगद का पेड़ हो, ठीक है। और यह जो सामान चट्टानी और निविड़ ढलान वाले स्थानों में पाया जाता है, एकदम सही है। हवाई तस्वीर में पत्ती की सराहों की तरह दिखता है, छोटी नदियां जो है मुख्य नदी के एक तीव्र कोण पर मिलती हैं, एकदम सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर है। वृक्षाकार के बारे में बातचीत की गई है यहाँ पर, ठीक है। और यह जो बेसिकली पेड़ की शाखाओं, पत्ती की सिराओं जैसे दिखता है, और सामान चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक रेगिस्तानी नदी नहीं है। तो रेगिस्तानी नदी नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नदियां हैं वो रेगिस्तानी नदी भी हैं आराम से। अभी मैंने एक नदी की चर्चा की हुई थी, जैसे जिसका नाम है बराक नदी है, तो मैंने बताया था बराक नदी जो है वो, उसकी सहायक नदी की चर्चा हुई थी। तो बराक नदी की सहायक नदी का नाम था ढालेश्वरी, ठीक है। अब बराक नदी जो है वो पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी सहायक नदी बचती है जिससे बराक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसको सही आंसर हो जाएगा रूपेन नदी है, ठीक है। अब रूपेन नदी जो है, और यहाँ पर जो बनास है और लूनी नदी है, ये सारी जो है वो आपको राजस्थान में मिलती हैं। और ये बेसिकली इनमें कम वर्षा होती है, और कम पानी की वजह से क्या है समुद्र तक भी नहीं पहुंचती है, उसके अंदर ही सूख जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। अब सूची 1 में सहायक नदियां हैं और उसकी मुख्य नदियां हैं। सतलज नदी है जो, सतलज नदी किससे जुड़ती है। तो सतलज नदी जाती है, कह सकते हो आप लोग, सिंधु नदी से, ठीक है। फिर कोसी नदी है जो वो आती है गंगा से, ठीक है। तीस्ता नदी है जो आती है ब्रह्मपुत्र से। चंबल नदी है वो आती है यमुना से। तो ए का चौथा, ठीक है। इसके अलावा बी का आपका तीसरा, ठीक है। और सी का जो है वो आ जाएगा आपका तीस्ता का ब्रह्मपुत्र दूसरा, और डी का जो आ जाएगा पहला। तो ए का चौथा, ए वाला गलत हो, ये गलत है। बी का तीसरा, ए वाला सही है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। तो ब्रह्मपुत्र की जो है वो सहायक नदियों में से एक है, वो आपको बतानी है। तो अभी हमने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में चर्चा की हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है घगर जो नदी है। घगर मैंने आपको बताया हुआ था, ये बेसिकली किसकी सहायक नदी है, घगर जो है, ठीक है। अब यहाँ पर घगर जो है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। माही जो है, माही आपको बताना है कहाँ पे है, ये गोवा में बहती है। कोसी नदी है जो वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। मानस नदी है जो ये ब्रह्मपुत्र की डांट की सहायक नदी है। तो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र के डांट से निकलती है, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट में जुड़ती है, दाएं तट में जुड़ती है, और ये भूटान से होकर आती है, ठीक है। और वहीं बाएं तट की नदियों में लोहित और धनसरी प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फरक्का में गंगा जल के किस देश के साथ समझौता किया गया था। अभी अभी मैंने बताया हुआ था फरक्का जल समझौता के बारे में, आपको बताया हुआ था। तो फरक्का जल समझौता जो है वो 1970 में हुआ था। कब हुआ था फरक्का। अब देखो यहाँ पर दोनों डाउट क्लियर करने हैं आपको। फरक्का, फरक्का जल समझौता, फरक्का जल समझौता, तो ये कब हुआ था फरक्का जल समझौता, ये बेसिकली 1977 में हुआ था, ठीक है। वहीं पर फरक्का संधि जो है, फरक्का संधि, फरक्का संधि तक हुई थी 1996 में, 1996 में हुई थी, ठीक है। और सिंधु जल संधि जो है 1960 के पाकिस्तान के साथ हुई थी, यहाँ पर भी ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरक्का जल समझौता जो है वो बांग्लादेश के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अब यहाँ पर जो है एक नदी है मुख्य नदियाँ और फिर है सहायक नदियाँ, एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र नदी है जो, वो है आ जाती है धनसुरी, तो सी का दूसरा आ जाएगा आपका। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जब जहाँ सी का दूसरा आपने ढूंढ लिया, आपको थोड़ी बहुत पता चल जाएगा कौन सी सही है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी जो है कह सकते हैं, घाघरा नदी सेती नदी की सहायक नदी है, सेती की सहायक नदी है, तो बी का पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा सिंधु नदी आ जाएगी। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियों में से एक कौन सी है, तो वो आपको बताओ, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदियों में से एक कौन सी है, ठीक है। अब जहां आपने बता दिया तो बहुत शानदार, सही है, ठीक है। तो इसमें जोब नदी आती है, जोब नदी आती है, तो सिंधु की नदी की नायक 4 नंबर आ जाएगा। फिर कावेरी नदी है जो भवानी में आ जाएगी, भवानी नदी आ जाएगी या भवनी नदी में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है डी का तीसरा, सी का दूसरा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो दाएं तट की सहायक नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की, तो दाएं तट में जो सहायक नदियां हैं वो हैं दवांग, कामेंग, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी। वहीं बाएं तट की सहायक नदियों में आती है लोहित और धनसिरी आती है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सिंधु जल संधि जो है 1960 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जल जो है भारत को विशेष रूप से आवंटित नहीं किया गया था। तो भारत को जो है विशेष रूप से आवंटित नहीं किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सी नदी है, तो ऐसी नदियों का नाम जो है देखो यहाँ पर सिंपल सा है, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ठीक है। ऊपर की 3 नदियों में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे चिनाब नदी आ जाती है, ठीक है, झेलम आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा आता है सिंधु नदी। तो जो पश्चिमी नदियां हैं इनका 80% पानी का उपयोग, 80% पानी का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है। पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। इसके बाद जो नदियां हैं, 3 नदियां नीचे की आ जाती हैं, जैसे रावी है, ठीक है, ब्यास है, और इसके अलावा आ जाएगी सतलज आ जाएगी, सतलज आ जाएगी, जो 80% जो है वो जल का उपयोग करता है, ठीक है। चिनाब जो है वो चिनाब नदी जो है, तो चिनाब का पुराना नाम आपको बताना है, ऋग्वैदिक कालीन नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42, 42 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी में माजली नदी द्वीप स्थित है। अभी अभी मैंने बताया हुआ था आपको माजली नदी द्वीप के बारे में, कि माजली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो माजली नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में, तो यह है असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो च्यामयुंग ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि 43वां क्वेश्चन नंबर है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम किस स्थान से जाना जाता है। तो भागीरथी का जो संगम है अभी भी मैंने बताया हुआ था, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके नाम से, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है अलकनंदा और भागीरथी का, ठीक है। अब इसके अलावा मंदाकिनी का किसके नाम से जाना जाता है, तो एक एक नाम याद रख लो। मंदाकिनी का जो है वो है बेसिकली रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग किसका, मंदाकिनी, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मंदाकिनी का नाम से रुद्रप्रयाग। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कर्णप्रयाग। ये सब क्या है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है आपको। पहले आ जाएगा यहाँ, जैसे आप जाओगे ना तो यहाँ पर देखो रुद्रप्रयाग आएगा, सॉरी देवप्रयाग आएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा रुद्रप्रयाग, फिर इसके बाद कर्णप्रयाग, ठीक है, और फिर इसके बाद नंदप्रयाग, और इसके बाद आएगा आपका विष्णु प्रयाग आ जाएगा। यहाँ पर जो है धौलीगंगा, यहाँ पर आपकी आ जाएगी, धौलीगंगा के बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पर नंदाकिनी नदी आ जाएगी, इसके बाद पिंडारी नदी आ जाएगी, यहाँ पर मंदाकिनी नदी आ जाएगी, इसके बाद आपकी नदी आ जाएगी यहाँ पर भागीरथी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है शिवकला दर्रे से होकर गुजरती है। तो शिवकला दर्रे से होकर बहती है, ऐसी नदी का नाम बताना है आपको। तो ऐसी नदी जो है वो है उसका नाम है सतलज नदी है। क्या नाम है, सतलज नदी है, ठीक है। अब सतलज नदी जो है वो कहाँ, शिवकला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ पर से, शिवकला दर्रा में से प्रवेश करती है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम जो है सतलज नदी का, सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री, सतुद्री नदी है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थान जो है वो राक्षस ताल माउंट कह सकते हैं, कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर राक्षस ताल लेक में, राक्षस ताल लेक से निकलती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का हिस्सा है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, सारे राज्यों के नाम बताए हुए थे आपको, ठीक है। अब इसमें गंगा बेसिन का हिस्सा है, इसने पूछा गंगा बेसिन का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे सिक्किम है वो गंगा का हिस्सा नहीं है, ठीक है।
सिक्किम जो है वो तीस्ता बेसिन में आती है, किसमें, तीस्ता नदी का हिस्सा है, तीस्ता बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। और तीस्ता नदी किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से नदी में से मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र से मिलती है। असम जो है, असम में कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। उड़ीसा में जो है, तो उड़ीसा में जो है महानदी बेसिन का पार्ट है, इसका महानदी बेसिन का पार्ट है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो गंगा नदी बेसिन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। 1950 में एक नदी के मुहाने को बंद कर दिया गया, जिससे वह नदी मृत हो गई और पूरी तरह कचरे और तरल और अपशिष्ट के डालने का स्थान बन गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने हाल ही में राज्य सरकार को इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाने का निर्देश दिया। इस नदी की पहचान करें। इसने बोला है कि 1950 में एक नदी थी, ठीक है, एक नदी के मुहाने को बंद कर दिया गया, जिससे वह नदी धीरे धीरे क्या है, मृत हो गई, उसमें क्या है, कचरा तरल अपशिष्ट डालने का स्थान बन गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने एक राज्य सरकार को निर्देश दिया और पुनर्जीवित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाने का निर्देश दिया। इस नदी की पहचान करना है, तो ऐसी नदी का नाम बताना है आपको। तो ऐसी जो एक नदी है वो है, उसका नाम है सुखपाइका नदी। क्या नाम है, सुखपाइका नदी है, ठीक है, सुखपाइका नदी है। और सुखपाइका नदी जो है इस 1950 में इसके मुहाने को बंद कर दिया गया था, ठीक है, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे मृत हो गई थी। एनजीटी में एक केस पहुंचा तो राज्य सरकार को उसने आदेश दिया कि आपको इसको पुनर्जीवित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और नदी है, मूसी नदी है, जो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, हैदराबाद से निकलती है, ठीक है। और यह जो मूसी नदी है एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा वंशधारा नदी आती है। तो वंशधारा जो है उड़ीसा में, उड़ीसा और और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा उल्हास नदी है जो, वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित ही नहीं होती है। अब बाकी सारी नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। एक देखो चंबल नदी है, मैंने बताया था चंबल नदी है, चंबल की एक सहायक नदी है बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है। और मालवा का पठार होते हुए ये पहुंच जाती, नहीं सॉरी, मेवाड़ का पठार होते हुए कहाँ पर पहुंच जाती है, ये चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नदी है वो किस साइड की ओर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। अब इसने पूछा पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो पश्चिम की ओर जो नहीं बह रही है वो बनास नदी है। तो महाई नदी है, जब देखो यहाँ पर जो अरावली पर्वत से ही, अरावली रेंज से ही एक और नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, यहाँ पास से माउंट आबू पर्वत के पास सामान्य नदी निकलती है, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और माही नदी जो है वो गोवा में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल और पंजाब में बहने वाली नदियां, बहने वाली जो ब्यास नदी है वो किस नदी में मिलती है। तो ब्यास नदी है जो हरिके डैम के पास, हरिका डैम के पास, यहाँ पे एक डैम बनता है हरिके डैम, ठीक है। यहाँ पर देखो एक नदी है, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर एक नदी है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ हरिके बैरेज है, हरिके बैरेज है सतलज और ब्यास नदी के पास, ठीक है। ब्यास परियोजना भी यहाँ पर है, ठीक है। और उसके अलावा भागड़ा और ब्यास प्रबंधन भी आता है, तो एक अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ब्यास नदी जो है वो सतलज में मिलती है हरिके बैरेज के पास, तो यहाँ से इंदिरा गांधी एक नहर निकलती है, ठीक है। तो सतलज नदी सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से नहीं है। अब यहाँ पर देखो महानंदा नदी है जो मैंने बताया हुआ था, गंगा की सहायक नदी है, इसकी नदी है गंगा की सहायक नदी। मार्च नदी में आपको बता चुका हूँ, कामेंग नदी बता चुका हूँ, सबंसरी बता चुका हूँ, ये सारी जो है, ये वाली जो है वो आपकी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो महानंदी जो महानंदा नदी है वो सहायक नदी नहीं है, ठीक है। महानंदा किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की बाएं तट से जुड़ने वाली सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में है और यह लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई तय करके एक आर्द्रभूमि मिलती है, तथा इस नदी को लेकर दो पड़ोसी देशों के बीच जो है जल विवाद भी रहा है। तो इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका स्रोत, किस नदी का स्रोत जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है और यह लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई तय करके एक आर्द्रभूमि मिलती है, और इस नदी में को लेकर जो है दो पड़ोसी देशों के बीच में एक विवाद रहता है। तो ऐसी नदी का नाम बताना है आपको सीधा सीधा, ठीक है। अब इसमें एक नदी है, देखो सिंधु नदी भी आप लगा सकते थे, ठीक है। इसने लेकिन बोला है हिंदू कुश पर्वत। अब हिंदू कुश पर्वत है जो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी नदी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो किस संबंध में आ रही हैं, हेलवंद नदी की संबंधित विशेषताएं हैं। हेलवंद नदी है जो, ये बेसिकली अफगानिस्तान 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 की सबसे लंबी नदी है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है,
अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसका उद्गम जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है आपको। तांग्सपो नदी का भारत में द्यांग नाम से भी जानी जाती है, त्यांगसपो या सांगपो भी बोला जाता है इसको, त्यांग त्या साइलेंट होता है इसलिए सांगपो नदी बोला जाता है, ठीक है। तो सांगपो नदी किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, एकदम सही है। तो ध्यांग के नाम से भी जाना जाता है भारत में, ठीक है। गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो एकदम ए भी सही है। चंबल और बेतवा नदी जो है गंगा की सहायक नदियां नहीं, चंबल और बेतवा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि बी नंबर सही आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सिंधु नदी तंत्र की नदियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पर बताना है आपको, सतलज नदी जो है तिब्बत में उत्पन्न होती है, जहां इसे लांगचेन खवाब कहा जाता है, लांगचेन खवाब कहा जाता है, खम्बाब कहा जाता है, ठीक है। लांगचेन खवाब कहा जाता है, इसने ये बोला है, ठीक है। सतलज नदी जो है पूर्ववती नदी का उत्कृष्ट उदाहरण है, सतलज नदी जो है वो पूर्ववती नदी का उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, एकदम सही है ये भी, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं, ए भी सही है, ए भी सही है। झीलम नदी जो है सिंधु नदी प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, तो झीलम नदी सबसे बड़ी सहायक प्रणालियों में से एक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी सहायक प्रणाली में से एक है तो वो है सतलज, सबसे लंबी सहायक नदी प्रणाली में से एक है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है वो है चिनाब, ठीक है। चिनाब जो है वो सबसे लंबी सबसे कह सकते हैं पानी वाली जो कह सकते हैं, तो चिनाब नदी हो जाएगी। तो ये 3 गलत हो जाएगा आपका, तो 1 और 2 सही है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह नामचा बरवा के पास यू आकार की ओर मोड़ लेकर यू आकार का मोड़ लेकर महाखड्डे गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो एकदम सही है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती है, एकदम सही है। चेमयांग दोनों ग्लेशियर से निकलती है या आंगसी हिमनद से निकलती है, ठीक है। और मैंने बताया हुआ था जब ऐसी बहती हुई आती है और यहाँ पर इस तरीके से मुड़ जाती है, तो यहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड है, ठीक है। यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत है, तो यू आकार का मोड़ लेती है, तो देखो यू आकार बन रहा है ना, यू, ठीक है। तो यू आकार का बनती है और महागड्ढे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, एकदम सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे बड़े खड्ड रिवाइन वाले क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो रिवाइन वाले क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सबसे बड़े खड्ड जो है उसके लिए जाना जाता है। तो सबसे बड़ा खड्ड जो है वो किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही है राज्य है, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों हो जाएगा? खड्ड एक प्रकार से अपरदन होता है, या कह सकते हैं गली इरोजन कहते हैं इसको। जैसे कोई नदी निकल रही है यहाँ पर, तो इसकी भूमि को काटती जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़े से खड्ड का निर्माण करती जा रही है, ठीक है। तो इसको गली इरोजन बोला जाता है, कि जहाँ नदियाँ जो है मिट्टी को काट कर गहरी नालियां बना देता है, इसको कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो है इस सूची में जैसे मध्य प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है, ठीक है। चंबल नदी में जो है सबसे ज्यादा जो है महाखड्ड या अणुलिका खड्ड पाए जाते हैं, विस्तृत खड्ड भूमियां पाई जाती हैं, ठीक है। जहां पर कह सकते हैं बीहड़ पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 सिंह तोमर मूवी देखी है? नहीं देखी तो देख लेना एक बार, ठीक है। सारा उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे खड्ड होते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 एक नदी में मिलती हैं और जो सीधे सिंधु में मिलती है शामिल होती हैं, इनमें से कौन सी नदी सीधे सिंधु नदी में मिलती है? तो इन नदियों में से जो बताना है आपको सीधे सिंधु नदी में कौन सी मिलती है, तो इसमें से जो है वो है सतलज नदी है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था पहले झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर सतलज आती है और सतलज नदी है वो उसमें मिल जाती है, फिर यहाँ पर ब्यास आती है और यहाँ पर रावी आती है, ठीक है, इस तरीके से मिलती है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झीलम नदी जो है वुलर झील से होकर बहती है, झीलम नदी जो है वुलर झील से होकर बहती है, एकदम सही है ये वाला, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील में मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। कृष्णा नदी और जो है कृष्णा नदी जो है बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। कोलेरू झील और गोदावरी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में है कोलेरू झील, ठीक है। गंडक नदी के घुमावदार मार्ग के कारण कंवर झील बनती है, तो नहीं, इसके कारण से बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा हाँ, घुमावदार कारण बनती है, एक प्रकार से यहाँ पर बन जाती है, ठीक है, हाँ सॉरी है, ये वाला गलत है, तो मतलब सही है सर, तो तीसरा सही हो जाएगा। इसलिए मैंने जब ये अटेम्प्ट किया हुआ था 2023 वाला, तो ये हमारा गलत हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से यहीं पे मैं कन्फ्यूज हो गया था।
ठीक है, ए वाला मैंने एलिमिनेट कर लिया था, ए वाला ठीक है कोलेजन पता लगा लिया था, लेकिन ए वाला नहीं ध्यान दे पाया था मैं। ठीक है, तो मैंने ये कॉमन के बारे में पढ़ा हुआ था, बट इसके बारे में कंफर्म नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3 नहीं होगा, केवल 2 सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्रयागराज के बाद गंगा में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली हिमालय नदियों का सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के बाद जो है, प्रयागराज के बाद आपको प्रयागराज के बाद बताना है। ठीक है, प्रयागराज को छोड़ देना है। ठीक है, अब प्रयागराज के बाद प्रयागराज के बाद यहाँ से, जैसे प्रयागराज है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से नदी है, बना लो नदी को। ठीक है, अब यहाँ से जैसे प्रयागराज यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से प्रयागराज निकल चुका है। अब यहाँ पर एक एक करके देखते चलो अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले नदी आती है वो आती है पश्चिम से पूर्व की ओर, गोमती आती है। ठीक है, फिर आती है आपकी घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब इसको मिला लो एक बार। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले आएगी गोमती, आ जाएगी आपकी प्रयागराज के बाद गोमती नदी। क्या है? गोमती नदी। ठीक है, गोमती कहाँ कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका घाघरा, घाघरा सही है यहाँ पर, यहाँ भी सही है। फिर आ जाएगा गंडक आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा कोसी, तो एक बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब सिंधु जल संधि के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पूर्वी नदी यहाँ जो है शब्द का अर्थ है सतलज, व्यास और रावी को एक साथ लिया जाता है। पूर्वी नदियों शब्द का जो अर्थ है वो सतलज, व्यास, रावी एक साथ लिया जाता है, एकदम सही है। पश्चिमी नदियों शब्द अर्थ है सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, और ये जाती है तो यहाँ से झेलम में मिल जाती है, मतलब यहाँ से झेलम निकलती है, फिर यहाँ से चिनाब, तो ये 3 नदियां हैं, तो इनको बोला जाता है पश्चिमी नदियां। ठीक है, और फिर यहाँ से मान लो एक एरिया है, फिर यहाँ पर इस तरीके से 3 नदियां और हैं, तो ये सतलज, ब्यास, रावी, ये 3 नदियां हो जाएंगी पूरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। मैं थोड़ी सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब आप लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, और मेरा मानना है अभी हम कंपाइलेशन लेंगे तो तब आपको फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा इसका। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां जो है हिमालय में उत्पन्न नहीं होती हैं? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय में उत्पन्न नहीं होती है? तो ऐसी नदी, एक नदी है, वो है गोमल नदी है, जो इसमें से कह सकते हैं गोमल नदी है जो हिमालय से उत्पन्न नहीं होती। गिलगित नदी हिमालय से उत्पन्न होती है। हुंजा और जास्कर जो सिंधु की सहायक नदियां हैं ये आराम से निकलती हैं। और एक गोमल नदी है, जो गोमल नदी कहाँ से? सुलेमान पर्वत श्रृंखला से निकलती है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला से निकलती है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 59 क्वेश्चंस। और अभी तक आपने लास्ट तक अगर ये वीडियो देखी है और आपने प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड नहीं किया तो प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर से जा करके। ठीक है, आपको यहाँ पर 1 या 2 वीक ही लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ पर आपको प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडियम में हजारों क्वेश्चन, 10-12 हज़ार क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल चुके होंगे। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप सब्जेक्ट वाइज कि आपका जीएस में से किसी भी हाल पर गलत ना हो जाए आंसर। तो 1 और 2 वीक का वेट कर लीजिए। मैं 10,000 क्वेश्चन यहाँ ऐड करने की क्षमता रखता हूँ और आपको ऐड करके दूंगा। टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन, हर टॉपिक में करीब करीब 100 से 200 क्वेश्चन होंगे, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं डायरेक्टली तौर पर। तो आप इसे आपको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी सा वेट करिए, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारी पुरानी वीडियोज को जरूर देख लीजिए, फॉलो करिए, और प्ले लिस्ट के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं और बाकी वीडियोज भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट तक वीडियो देख ली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।